हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड की अगली क्लास, आज की अपनी क्लास में हम फिर प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन का अध्ययन करेंगे, जिसमें से अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का इनका अध्ययन कर रहे थे। आज अपने कुछ अन्य फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे पहला टॉपिक है अनुचुंबकीय प्रकृति। जैसा कि हम जानते हैं कि इनके डी कक्षक में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे, और एक आयन या परमाणु में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसमें उतने ही अधिक अनुचुंबकीय गुण पाए जाएंगे। जिन परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं, वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अगला जो टॉपिक है इनका, जो मेन प्रॉपर्टी है, वो ये है कि रंगीन सॉल्यूशन, कलर्ड विलयन ये बनाते हैं। इसमें डी कक्षक जो डी ट्रांजिशन है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम बात करें कि जिन परमाणुओं या आयनों में D0 या D10 विन्यास होता है, उनमें डी ट्रांजिशन होने की कोई संभावना नहीं होती। जब ये यौगिक बनाते हैं तो इनके जो पांचों डी कक्षक है उनकी ऊर्जा समान नहीं रहती। जब ये अकेले होते हैं तो उनकी ऊर्जा समान रहती है, लेकिन जैसे ये यौगिक बनाते हैं तो इनके चारों ओर क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है, जिस वजह से डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है और ये दो सेट बना लेते हैं, T2G और EG, जिनकी जो ऊर्जा अंतर है वो लगभग दृश्य क्षेत्र में पड़ता है। इस वजह से जब एक T2G लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन EG लेवल में जाता है तो वो दृश्य प्रकाश का अवशोषण करता है। इस कारण ये कलर्ड दिखाई देते हैं। D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो D0 में D इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते तो ट्रांजिशन होने की कोई संभावना ही नहीं है। D10 में कोई खाली ऑर्बिटल नहीं होता तो कहाँ से कहाँ जाएगा। और जो बीच के हैं D1 से D9 के बीच जिनका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लगभग सारे ही कलर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। अगली इनकी जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आती है वो ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? कोई सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर कुछ दाता परमाणु या अणु या ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन्स दे करके उपसहसंयोजक यौगिक द्वारा उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होते हैं, और ऐसे यौगिक को हम उपसहसंयोजक यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। जैसे K4 FeCN6 है, K3 FeCN6 है, जिंक CN4 है, इस तरह के कई कंपाउंड हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? इसके लिए इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है जो ये इतने ज़्यादा संख्या में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका ये है कि इनका आकार काफ़ी छोटा होता है, जिस वजह से इन पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। और दूसरा, इनके पास खाली N-1D, NS और NP कक्षक उपलब्ध होते हैं, जो संकरित होकर नए खाली कक्षक बना देते हैं, जिनमें दाता परमाणु या अणुओं द्वारा, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, पिरिडीन हो गया, ऋणायंस जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, हेलोजेंस आयन हो गए, साइनाइड आयन हो गए आदि, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देते हैं, और ये इन खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। एक और जो इनकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी थी, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इस वजह से भी ये कई प्रकार के संकुल यौगिक बना सकते हैं। अगली इनकी एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी और है, वो ये है कि इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी। जैसा कि हमने देखा है कि ओलिफिनों के हाइड्रोजनीकरण में, किसी ओलिफिन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, जैसे वनस्पति तेल से वनस्पति घी आदि बनाया जाता है, तो वो इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। इसमें हाइड्रोजनेशन नहीं होता है। इसमें इस प्रकार की मेटल जैसे निकल, प्लेटिनम आदि प्रयुक्त होती है, तो ये उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा जैसे SO2 जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, उसमें H2 सल्फर बनाने का जो मेथड है, उसमें SO2 को SO3 में बदलने के लिए भी D ब्लॉक मेटल्स उपयोग में ली जाती है। इनकी इस प्रकार की बहुत सारी कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस को ये कैटालाइज करते हैं। इनका कारण क्या होता है कि इनके पास भी खाली कक्षकों की उपस्थिति होती है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। साथ ही ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये इंटरमीडिएट
कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं वो इस वजह से एक नया उपयुक्त ऊर्जा का मार्ग उस अभिक्रिया को प्रदर्शित कर देते हैं, जिससे वो कंपाउंड बनना आसान हो जाता है और ये कैटलिस्ट की भांति कार्य करने में सफल होते हैं। अगली इनकी प्रॉपर्टी है वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, जिसे हम अंतराकाशी यौगिक भी कहते हैं। इन संक्रमण धातुओं में क्या है कि जब इनके क्रिस्टल लेटिस बनते हैं तो उनके बीच में कुछ स्थान रह जाता है जिसको हम अंतराकाश कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और उनमें कुछ छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो उनके बीच में उन रिक्त स्थानों में फंस जाते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। इनमें कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ आ जाती है ऐसे अंतराकाशी यौगिकों में, तो वो इनकी उपयोगिता को बताती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इनकी एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं देखिएगा, जैसे कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं क्यूप्रस सल्फाइड का, Cu2S का, जिसमें कॉपर के 2 और सल्फ़र का 1, यानी 2:1 अनुपात में होने चाहिए। अगर सल्फ़र के 100 परमाणु हैं तो कॉपर के 200 होने चाहिए, इस तरह से। लेकिन वास्तव में जब इनका अध्ययन किया जाता है, इनकी स्टोइकियोमेट्री देखी जाती है, तो इनका रेशियो जो है वो कॉपर का 1.7 रेशियो सल्फ़र 1 होता है। ऐसे यौगिक को हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं, यानी ये स्टोइकियोमेट्री का पालन नहीं करते, यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का ये पालन नहीं करते। और ऐसा इसमें इनकी क्रिस्टल संरचना जब ये बनती है तो उसमें डिफेक्ट्स के कारण ऐसा होता है। अगली इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके आयन जो है वो जल अपघटित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। जल अपघटित कैसे होते हैं ये कि इनमें N-1D कक्षा के आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो इनके जो सोल्ट हैं जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, आयरन का मान लो फेरिक क्लोराइड हो गया, इनको जब जल में घोले जाते हैं तो ये जो धनायंस हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और ऑक्सीजन से इनके पास जो खाली कक्षक हैं उसमें ये लोन पेयर ग्रहण करके उससे बाउंड हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, और वो अपने नज़दीकी जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है उस बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और H+ मुक्त कर देता है, और इस तरह से इन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। तो ये इनकी जल अपघटित होने की नेचर थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।